नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मयूर नॉवेल्स एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज हम मानव तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा शरीर प्रकृति की एक बहुमूल्य या हम कह सकते हैं कि अनमोल कृति है। हमारा शरीर कई अंगों से मिलकर बना होता है। अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र इत्यादि। अंगों का वह समूह जो मिलकर एक समान कार्य करे उसे तंत्र कहते हैं। आज हम पहले तंत्र का अध्ययन करेंगे। पहला हमारा तंत्र है पाचन तंत्र। पाचन हमारे शरीर को, मानव शरीर को भोजन के द्वारा ऊर्जा एवं कायिक पदार्थों की पूर्ति होती है। हमारे भोजन में, मानव भोजन में कई अवयव जटिल अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल एवं ऊर्जांश। इन भोजन के अवयवों को सरलीकृत कर अवशोषण योग्य बनाने के लिए हमारे शरीर में कई अंग एवं ग्रंथियां मिलकर एक समन्वित रूप से कार्य करती है और जिस तंत्र का निर्माण करती है उस तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र का सरल अर्थ होता है कि वह तंत्र जिसमें कई अंग और ग्रंथियां मिलकर भोजन को सरलीकृत कर अवशोषण योग्य बनाने का कार्य करती है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र में भोजन का पाचन विशेष एंजाइमों के द्वारा एक जैव रासायनिक क्रियाओं से होकर होता है, जिससे भोजन सरल एवं अवशोषण योग्य होता है। हमारे पाचन तंत्र में निम्न अंग पाए जाते हैं, जैसे मुख, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली, चौथा आमाशय, पांचवा छोटी आंत, छठा बड़ी आंत, सातवां मलद्वार। ये 7 प्रमुख अंग हमारे पाचन तंत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त 3 प्रकार की ग्रंथियां पाचन तंत्र में पाई जाती है। पहली ग्रंथि है लार ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि और तीसरी ग्रंथि का नाम है अग्नाशय ग्रंथि। ये 7 अंग और 3 ग्रंथियां मिलकर आहार नाल का निर्माण करती है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर के मध्य होती है। आहार नाल को पाचन नाल भी कहते हैं या डाइजेस्टिव कैनाल भी कहते हैं। आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य हैं। पहला कार्य आहार नाल के कार्य। पहला कार्य आहार को सरलीकृत करके पचाना
दूसरा कार्य है पचित आहार का अवशोषण करना। तीसरा कार्य है मुख से मल द्वार तक आहार की गति को नियंत्रित करना। तो इसमें हम देख सकते हैं आहार नाल के प्रमुख कार्य। पहला कार्य है आहार को सरलीकृत करके पचाना। आहार का पाचन करने के लिए हमारे आहार नाल में, पाचन तंत्र में विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों से पाचक रस का स्त्राव होता है। यह पाचक रस आहार को सरलीकृत करके पचाने का मुख्य कार्य करता है। पचित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, इनके सरल अवयवों के अवशोषण का कार्य आहार नाल के विभिन्न घटकों में पाई जाने वाली कोशिकाओं के द्वारा होता है। यह कोशिकाएं पचित भोजन के रस का अवशोषण करके इसे रक्त में भेजने का कार्य करती है। आहार नाल में जब भोजन को मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसके बाद इस भोजन की लंबी यात्रा आहार नाल में पाई जाने वाली पेशियों के संकुचन और विस्तार की गति के द्वारा नियंत्रित होती है। इस गति को नियंत्रित करने के लिए सवर्णी पेशियाँ पाई जाती है। ये सवर्णी पेशियाँ पचित भोजन के रस और अपशिष्ट पदार्थों की गति को नियंत्रित करने का कार्य करती है। पाचन तंत्र की शुरुआत मुख से होती है। तो आज हम पहला अध्ययन करेंगे मुख के बारे में कि हमारे पाचन तंत्र में मुख का क्या कार्य है। तो मुख का कार्य आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, ये मुख है। हमारा मुख यह कटोरे के समान एक अंग होता है जो बाहर से दो होठों से या ओष्ठों से घिरा होता है। होठ यह मुख को खोलने और भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। मुख की भीतरी संरचना को मुख गुहा कहते हैं। ये कहलाती है मुख गुहा। मुख गुहा में पहला जो भाग है उसे हम कहते हैं तालु। हमारे मुख में दो प्रकार के तालु पाए जाते हैं। पहला तालु होता है कठोर तालु। कठोर तालु यह नाक और मुंह को अलग करने का कार्य करता है। दूसरा तालु होता है कोमल तालु। कोमल तालु यह मुख गुहा के भीतरी भाग में पाया जाता है, जो भोजन को निगलते समय अंतर्नासा छिद्र में जाने से रोकता है। कठोर तालु और यहाँ पर पाया जाता है कोमल तालु। पहली संरचना तालु। तो तालु का कार्य है कि नाक और मुंह को अलग करना। तालु के बाद दूसरी संरचना पाई जाती है जिह्वा। जिह्वा या जिसे हम कहते हैं जीभ।
जिसे हम देख सकते हैं यहाँ पर जीवा संरचना पाई जाती है। जीवा जीवा जो है हमारी मुख गुहा के पश्च भाग में अधर तल पर स्थित होती है। यहाँ पर यह विशेष प्रकार की मांसपेशी फ्रेनुलम लिंगुअल नामक मांसपेशी से जुड़ी होती है। जीवा हमारी विशेष मांसपेशी से जुड़ी हुई होती है, जिसे हम कहते हैं फ्रेनुलम लिंगुअल। जीवा हमारे मुख में क्या कार्य करती है, तो हम जीवा का अध्ययन करते हैं। जीवा की संरचना हमें इस प्रकार की दिखाई देती है। जीवा पर सूक्ष्म स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ये स्वाद कलिकाएं भोजन के स्वाद का हमें ज्ञान कराती है। हमारे मुख में 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जीवा के अग्रभाग पर मीठे स्वाद का ज्ञान कराने वाली कलिकाएं पाई जाती है। जीवा के पश्च भाग पर दोनों तरफ नमकीन और खट्टे स्वाद का ज्ञान कराने वाली स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं तथा जीवा के अंतिम भाग पर कड़वे स्वाद का ज्ञान कराने वाली स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। तो हम देख सकते हैं चित्र में आगे की तरफ जो होगा यहाँ पर हमें मीठे स्वाद का ज्ञान होगा। यहाँ पर साइड में पश्च भाग में हमें नमकीन और खट्टे स्वाद का ज्ञान होगा। यहाँ पर हमें खट्टा स्वाद या नमकीन स्वाद का ज्ञान होता है और पीछे का जो भाग है यहाँ पर हमें कड़वे स्वाद का ज्ञान होता है। तो जीवा का पहला कार्य है भोजन के स्वाद का ज्ञान कराना। जीवा का दूसरा कार्य है कि मुख में उत्पन्न लार को भोजन में अच्छी तरह मिलाना। जो लार ग्रंथियों से लार उत्पन्न होती है वह लार मुख में सभी जगह अच्छी तरह फैले, भोजन में अच्छी तरह मिल जाए। अच्छी तरह से लार को भोजन में मिलाने का कार्य जीभ के द्वारा होता है। जीभ का तीसरा कार्य है कि भोजन को दांतों के मध्य दबाना। चौथा इसका कार्य होता है कि स्वरों के उच्चारण में सहायता करना। जब जीभ हमारी मुख में अलग अलग भागों से टकराती है तो अलग अलग स्वरों का उच्चारण होता है। और जीभ का अंतिम कार्य है कि यह दांतों के मध्य फंसे भोजन के कणों को हटाने का भी कार्य करती है। तो जीभ हमारे पाचन तंत्र में हम कह सकते हैं मुख का एक महत्वपूर्ण भाग है। जीवा के बाद तालु, तालु के बाद जीवा, नंबर दूसरा हमने अध्ययन किया जीवा का। जीवा के बाद नंबर तीसरी संरचना पाई जाती है दांत। हमारे मुख में भोजन को महीन कणों में बदलने का कार्य दांतों के द्वारा किया जाता है। दांत हमारे जबड़ों में सुव्यवस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों में 16 और 16 बराबर 32 दांत पाए जाते हैं। दांत मनुष्य में इसकी प्रकृति को देखें तो दांतों की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तीसरी संरचना है दांत। मनुष्य की दांतों की विशेषता है कि मनुष्य के जो दांत हैं यह द्विज होते हैं। द्विज या जिसे हम कह सकते हैं द्विबार दंती। मनुष्य के दांत द्विबार दंती या द्विज होते हैं। इसका अर्थ होता है कि मनुष्य के दांतों का जन्म 2 बार होता है। पहले जो दांत उत्पन्न होते हैं उन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। इसके बाद जो दांत उत्पन्न होते हैं हम उसे स्थायी दांत कहते हैं और इनकी संख्या करीब 32 होती है। 16 दांत ऊपरी जबड़े में और 16 दांत नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता है दांतों की द्विज के अलावा
ग्रत दंती। हमारे जो दांत होते हैं ये ग्रत दंती होते हैं। ग्रत दंती का अर्थ होता है कि मसूड़ों के बने हुए सांचे में यह दांत जमे हुए होते हैं, मसूड़ों में यह दांत धसे हुए होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं ग्रत दंती। तीसरी इसकी विशेषता है कि हमारे जो दांत होते हैं ये दांत होते हैं विषम दंती। विषम दंती का अर्थ होता है कि हमारे दांत सभी एक प्रकार के नहीं होते। कार्य के आधार पर हम दांतों को अलग अलग 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहले जो भाग है दांतों का वर्गीकरण। पहला जो भाग है उसे हम कहते हैं कृतनक या इंसाइजर। यह दांत भोजन को कुतरने और काटने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या जबड़ों में करीब 4 होती है। हम देख सकते हैं यहाँ पर दांतों को। ये ऊपरी जो दांत है 1, 2, 3 और 4, ये 4 दांत कृतनक दांत कहलाते हैं, जो भोजन को कुतरने और काटने का कार्य करते हैं। इनकी उत्पत्ति 6 माह से प्रारंभ होती है। जब बालक 6 माह का होता है तो यह दांत मुंह में निकलने शुरू होते हैं। कृतनक। कृतनक के बाद दूसरे दांत आते हैं रदनक। रदनक का अर्थ है कि भोजन को चीरने वाले दांत। यह दांत हमारे जबड़ों में करीब 2 होते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं इस चित्र में, चार्ट के अंदर, एक और ये दूसरा। ये 4 दांत कृतनक दांत हुए जो भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। इसके पास में पाए जाने वाले ये जो 2 दांत हैं ये दांत रदनक दांत कहलाते हैं। ये जो रदनक जो दांत होते हैं यह दांत भोजन को चीरने का कार्य करते हैं। मांसाहारी जानवरों में यह दांत अधिक विकसित होते हैं। ये दांत 16 से 20 माह के बालकों में निकलने प्रारंभ होते हैं। तो ये दांत निकलेंगे करीब 16 से 20 माह के बालकों में। ये दांत उत्पन्न हो जाते हैं 6 माह में, और रदनक दांत उत्पन्न होते हैं 16 से 20 माह के बालकों में। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं जिसे हम कहते हैं अग्रच्वर्णक। अग्रच्वर्णक। अग्रच्वर्णक जो दांत होते हैं यह हमारे दोनों जबड़ों के अंदर आगे की तरफ, यहाँ हम देख सकते हैं, पाए जाते हैं। इनकी संख्या करीब 4 होती है, 1, 2, 3 और 4, जिसे अग्रदाढ़े भी कहते हैं। अग्रच्वर्णक। अग्रच्वर्णक। अग्रच्वर्णक जो दांत हैं इन दांतों की उत्पत्ति 10 से 11 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है। 10 से 11 वर्ष का जब बालक हो जाता है तब तक ये दांत पूरे निकल आते हैं। इसके बाद अंतिम जो दांत आते हैं उन्हें हम कहते हैं च्वर्णक। च्वर्णक जो दांत होते हैं इसे हम दाढ़े कहते हैं, और यह हमारे मुंह में हम देख सकते हैं 3 लेफ्ट में, 3 राइट में, 6 की संख्या में यह पाई जाती है, जो 12 माह में उत्पन्न होनी शुरू होती है। तो दांतों का मुख्य कार्य होता है भोजन को महीन कणों में पीसना, ताकि उसका आगे आहार नाल में अच्छी तरह से पाचन हो सके। मनुष्य के दंत सूत्र को यदि हम देखें तो इन सभी दांतों को मिलाते हैं कि उसका दंत सूत्र बनता है। पहले कृतनक दांत,
कृतनक दांत हमारे ऊपरी जबड़े में 2 लेफ्ट में और 2 राइट में होते हैं। जो दांत है उनकी संख्या में आगे 2 से गुणा करना है। इसी तरह से हृदनक दांत, एक दांत लेफ्ट में और एक दांत राइट में होता है। इसके बाद बात करते हैं अग्रचवर्णक। 2 दांत यह लेफ्ट में होते हैं और 2 दांत यह राइट में होते हैं। कुल मिलाकर हो गए यह 4, ये हो गए 2 और ये हो गए 4। इसके बाद अग्रचवर्णक, 3 जो च्वर्णक दांत 3 यह लेफ्ट में होते हैं और 3 यह राइट में होते हैं। कुल मिलाकर ये हो गए 6। तो देखें तो 16 दांत ऊपरी जबड़े में और 16 दांत नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। यह दांत भोजन को महीन कणों में पीसने का कार्य करते हैं। तो दांतों के द्वारा भोजन को अच्छी तरह से पीसा जाता है और जब इसमें लार मिल जाती है तो इस प्रकार के बने भोजन को हम बोलस कहते हैं। इसके बाद भोजन की आगे की गति प्रारंभ होती है हमारी इस आहार नाल के अगले भाग में, जिसे हम कहते हैं ग्रसनी में। तो ग्रसनी में भोजन, ग्रसनी की संरचना को हम देखें तो जो ग्रसनी है यह कीप के आकार का एक अंग होता है। जैसे कि हम यहाँ पर इस चित्र में हम देख सकते हैं, कीप के आकार का यह एक अंग है। ग्रसनी को कार्य के आधार पर हम 3 अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। पहली ग्रसनी को हम कहते हैं मुख ग्रसनी। मुख ग्रसनी यह निगले गए भोजन को ग्रास नली में भेजने का कार्य करती है। दूसरी है नासा ग्रसनी, यह श्वसन क्रिया के द्वारा ग्रहण की गई वायु को श्वसन नली में भेजने का कार्य करती है। तीसरी ग्रसनी को हम कहते हैं कंठ ग्रसनी, यह मुख ग्रसनी और नासा ग्रसनी दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। यहाँ पर कंठ ग्रसनी पर एक मांसपेशी का बना पल्लेनुमा अंग पाया जाता है, जिसे एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहते हैं, जो भोजन को निकलते समय श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य करता है। अगली जो संरचना है पाचन तंत्र में वो है तीसरी संरचना, जिसे हम कहते हैं ग्रास नली। तो आज हमने सबसे पहले अध्ययन किया मुख का। दोबारा से हम इसका संक्षिप्त वर्णन देखें। हमारे मुख की संरचना एक प्याले के समान होती है। मुख की आंतरिक संरचना को मुख गुहा कहते हैं। मुख में 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। तालु पहले हमने समझी, उसके बाद हमने जीभ को समझा, उसके बाद हमने दांतों को समझा। दांतों को कार्य के आधार पर हमने 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया। कृतनक दांत जो भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। फिर इसके बाद हमने हृदनक दांतों को समझा जो भोजन को चीरने का कार्य करते हैं। फिर इसके बाद हमने अग्रच्वर्णक और च्वर्णक को समझा जो भोजन को महीन कणों में पीसने का कार्य करते हैं। दांतों की संरचना के बाद हमने समझा ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी जो है यह 3 प्रकार की होती है। ग्रसनी जो है यह 3 प्रकार की होती है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, जो अपना अलग अलग कार्य करती है। मुख ग्रसनी यह ग्रहण की गई भोजन को आगे ग्रास नली में भेजने का कार्य करती है। नासा ग्रसनी श्वसन क्रिया के समय ग्रहण की गई वायु को श्वास नली में भेजने का कार्य करती है। तीसरी जो संरचना है जिसे हमने कहा कंठ ग्रसनी, ये दोनों ग्रसनियों को जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद तीसरी जो संरचना है, तीसरा जो अंग है उसे हम कहते हैं ग्रास नली। ग्रास नली यह 25 सेंटीमीटर लंबी एक संकरी नलिका होती है। 25 सेंटीमीटर लंबी एक संकरी नलिका। इस नलिका का निर्माण अनिच्छिक
चिकनी मांसपेशियों से होता है। इसका प्रारंभिक सिरा ग्रसनी से जुड़ा होता है। ग्रसनी कंठ से होकर, गले से होकर, वक्ष स्थल से निकलकर डायफ्राम को छेदती हुई डायफ्राम में प्रवेश करने के पश्चात यह हमारे इस पेट में प्रवेश करती है। इस एब्डोमिनल कैविटी में यह प्रवेश करती है। ग्रसनी में पाचन क्रिया, इस ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती। इसमें श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यह श्लेष्म ग्रंथियाँ भोजन को लसलसा बनाती है। ग्रास नली में विशेष प्रकार की क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। इस गति के द्वारा भोजन को आगे आमाशय में भेजा जाता है। इसके बाद अगली संरचना आती है आमाशय की संरचना। आमाशय की संरचना, आमाशय की संरचना किस प्रकार की होती है, इसमें भोजन का पाचन कैसे होता है, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।